अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश अहम राज्य और इसकी भी कुछ वीआईपी सीट्स पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विदिशा सीट की। देखिए चेहरे यहां पर खुद बयां कर रहे हैं कितने अहम है। बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान तो कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा मैदान में है। देखिए बेहद अहम है। मध्य प्रदेश में मशहूर है शिवराज सिंह चौहान मामा के नाम से और करीब 20 साल बाद दोबारा विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले वे यहां से 5 बार सांसद चुने जा चुके थे और अभी यहां की बुधनी विधानसभा सीट से विधायक है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। मामा के सामने कांग्रेस के दादा को उतारा गया है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु सिंह स्थानीय नेता हैं और दादा के उपनाम से जाने जाते हैं। भानु 1980 और 1984 में 2 बार यहां से सांसद रह चुके हैं और इसलिए इस मुकाबले को भी दिलचस्प माना जा रहा है। जयती बिल्कुल श्वेता, और जब हम 93 लोकसभा सीटों का जिक्र करते हैं जहां पर आज चुनाव है लोकसभा की, उनमें से एक हॉट सीट है विदिशा की सीट और इसे हॉट सीट बना है यहां पर उतरे दोनों उम्मीदवारों ने। तो चलिए 2014 और 2019 के इतिहास को जान लेते हैं। 2014 में विदिशा लोकसभा क्षेत्र से सुषमा स्वराज बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के अपने वक्तव्यों के लिए जाने जाने वाली, उन्होंने जीत दर्ज की थी 57.14% वोटों के साथ और हराया था उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह को 24.29% वोटों के साथ। सुषमा स्वराज ने इस सीट से विदिशा लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी, वो सांसद बनी थी। चलिए इसके बाद देखते हैं 2019 में क्या इतिहास रहा है इस विदिशा लोकसभा सीट का। तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत भार्गव यहां से जीते थे। वोट प्रतिशत उनका था 68.23% और हार का सामना उनके सामने करना पड़ा था कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र पटेल को, जिनका वोटिंग प्रतिशत था 27.99%, यानी कि लगभग 28% के करीब वोटिंग था। और एक और रमाकांत भार्गव जिन्होंने बड़े अंतराल के साथ 68.23% के साथ 2019 के लोकसभा चुनावों में इस सीट पर विदिशा सीट पर जीत दर्ज की और कमल का फूल खिला इस पर। श्वेता बिल्कुल, और विदिशा के बाद मध्य प्रदेश की अगले हॉट सीट है गुना। बेहद अहम सीट है। कैंडिडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए यहां से बीजेपी से कैंडिडेट ज्योतिरादित्य सिंधिया है और कांग्रेस से राव यादवेंद्र यादव है। ये बेहद अहम सीट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर अपनी पारंपरिक सीट से ही चुनाव मैदान में है। 2019 में अपने पूर्व सहयोगी केपी सिंह से चुनाव हार गए थे, हालांकि तब वो कांग्रेस में थे। वहीं कांग्रेस ने सिंधिया परिवार के राजनीतिक विरोधी राव यादवेंद्र सिंह को इस बार मैदान में उतारा है। राव 2023 तक भाजपा में थे और उनके पिता मुंगावली सीट से 3 बार भाजपा के विधायक भी रहे हैं। एक बार वोटिंग परसेंट भी देख लेते हैं 2014-19 का। जयती बिल्कुल श्वेता, गुना लोकसभा सीट ये भी एक हॉट सीट है और हॉट सीट पर क्या आंकड़े कहते हैं 2014 और 2019 की, ये बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को। तो 2014 के यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, हालांकि उस समय सिंबल अलग था, पार्टी अलग थी, विचारधारा अलग थी। कांग्रेस पार्टी से वो प्रत्याशी थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी 43.88% वोटों के साथ। उनके सामने जयभान सिंह उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा, हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। 33.62% वोटों के साथ उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उन्होंने हार स्वीकार की थी। बहुत ज्यादा बड़े अंतराल के साथ नहीं, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस चुनाव को 2014 में जीत लिया सीट से। गुना लोकसभा क्षेत्र में 2019 के समीकरण क्या कहते हैं वो बता देते हैं दर्शकों को। केपी यादव जिन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, हालांकि उस समय वो चुनाव हार गए थे। केपी यादव ने 2019 में गुना लोकसभा क्षेत्र से 52.11% वोटों के साथ में जीत दर्ज की और उनके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर उस समय कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया, हालांकि पारंपरिक सीट उनकी है, जिस तरह से आपने बताया, मात्र 41.45% वोट उन्हें उस समय मिल पाए थे और केपी यादव के सामने उन्होंने हार मानी थी। इस बार फिर से अपनी पारंपरिक सीट पर है, लेकिन इस बार पार्टी उनकी भारतीय जनता पार्टी है और इस बार देखना ये रहेगा कि पार्टी बदलने के बाद क्या पारंपरिक सीट पर एक बार फिर से वो जीत दर्ज कर पाएंगे। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश की अगली अहम सीट का रुख कर लेते हैं और ये सीट है राजगढ़ की। चलिए कैंडिडेट देखते हैं। रोडमल नागर बीजेपी से यहाँ पर कैंडिडेट है तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह यहाँ से कैंडिडेट है। राजगढ़ सीट बेहद अहम है। कैंडिडेट की बात कर ले तो दिग्विजय सिंह करीब 32 साल बाद दोबारा राजगढ़ सीट पर वापसी की है उन्होंने। 91 में दिग्विजय यहां से सांसद बने थे, लेकिन 93 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और तब से 2004 तक उनके भाई लक्ष्मण सिंह इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों से सांसद रहे। भाजपा ने 2 बार सांसद रोडमल नागर को तीसरी बार भी मैदान में उतारा है। पिछले 2 चुनावों में आसानी से जीत हासिल करने वाले नागर के लिए इस बार चुनौती
कड़ी रहेगी। दिग्विजय सिंह यहां पर कड़े मुकाबले में नजर आते हैं। चलिए वोटिंग परसेंट देख लेते हैं। जयती। बिल्कुल श्वेता, राजगढ़ सीट जिस पर 32 साल के बाद वापसी की है दिग्विजय सिंह ने। चलिए जानते हैं 2014 और 2019 का क्या वोटिंग पैटर्न रहा, मतदाताओं का रुझान कैसा रहा बीते 2 लोकसभा चुनावों में। 2014 का वोटिंग फीसदी जीत दर्ज की रोडमल नागर ने, जो एक बार फिर से प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और 47.35% वोटों के साथ में उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों में ये उनके प्रतिशत थे, मत प्रतिशत उनके सामने हार का सामना करना पड़ा था। उस समय नारायण सिंह को 29.2% वोटों के साथ में 2019 पर पहुंचते हैं, क्योंकि लगातार रोडमल नागर यहां से जीतते हुए आ रहे हैं। 2019 में 65.37% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सेम रहे। रोडमल नागर जिन्होंने 65.37% के साथ में चुनाव लड़ा, और मोना सुस्तानी उनके सामने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, जिन्हें मात्र 31.17% वोट मिल पाए। यहां पर कांग्रेस की जमानत उस समय जब्त हुई थी और ऐसे में वोट प्रतिशत और जो हार का अंतर था वो बड़ा रहा। रोडमल नागर ने एक बार फिर से जीत दर्ज की। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे लोकसभा चुनाव 2024 में वो हैं, लेकिन इस बार चुनौती बढ़ती है दिग्विजय सिंह की एंट्री के साथ, या फिर अपने अनुभवों का फायदा उन्हें एक बार फिर से मिलता है सीट पर हैट्रिक के साथ। ये देखने वाली बात होगी श्वेता। तो 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग जारी है सुबह 7 बजे से, लेकिन अहम यहां पर है वो कई राज्य जहां पर सीटें। अब चलिए एक एक राज्यवार हम नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले चलिए बात गुजरात की करते हैं। गुजरात में एक ही चरण में आज वोटिंग हो रही है। 26 में से 25 सीटें, क्योंकि एक में निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन इसमें अहम सीट है गांधीनगर। चलिए एक एक सीट पर नजर डाल लेते हैं कि कहां पर कौन सा कैंडिडेट है। देखिए गांधीनगर लोकसभा सीट वीआईपी सीट है। अमित शाह यहां पर बीजेपी से कैंडिडेट है, तो कांग्रेस से सोनल पटेल यहां पर मैदान में है। बेहद अहम यह सीट है, क्योंकि भाजपा की ओर से देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 30 सालों से भाजपा का कब्जा है और भाजपा के कई दिग्गज नेता 1989 से यहां से जीत रहे हैं। 2019 की बात कर लें तो लोकसभा चुनाव में पहली बार अमित शाह ने यहां से चुनाव लड़ा और करीब 5.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। कांग्रेस के कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। यहां से सोनल रमण भाई पटेल हैं, जो कि पार्टी के सचिव भी हैं। इन्हें मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र में पार्टी की सह प्रभारी हैं और साथ ही गुजरात महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, ये रह चुकी हैं, और उनका कहना भी कि उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है। ये उनका कॉन्फिडेंस है सोनल पटेल का, और इस लिहाज से ये बेहद अहम सीट है जहां पर ये 2 चेहरे हैं, आमने सामने हैं। चलिए अब क्योंकि 2024 है, लेकिन 2019 और 2014 में वोटिंग परसेंट क्या था, रुक करते मेरे सहयोगी जयती मिश्रा का। जयती, बेहद अहम सीट है ये। बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कह रहे हैं। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र, चलिए इसे समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को कि वोटिंग पैटर्न 2014 और 2019 में क्या रहा। ग्राफ्स के जरिए समझेंगे और आपको बताते हैं, क्योंकि 2014 के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो जीत एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने जीत दर्ज की थी 60.24% वोटों के साथ जीत दर्ज की, और जीते वो किरीट भाई पटेल से। 2014 का आंकड़ा है 22.62%, सिर्फ और सिर्फ यहां पर 60 के मुकाबले उन्हें वोट मिले, यानी कि जो जीत थी वो लालकृष्ण आडवाणी की थी। बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के 60.24% के साथ उन्होंने हराया किरीट भाई पटेल को, और वोट प्रतिशत जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका मात्र 22.26% रहा। ये तो हुआ 2014 का वोटिंग पैटर्न इस गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ये सीट कही जाती है। ऐसे में 2019 का पैटर्न देख लेते हैं। अमित शाह ने यहां पर पहली बार चुनाव लड़ा और 69.67% वोटों के साथ 5 लाख वोटों का अंतर था जब वो जीते। हार का आंकड़ा जब रहा तो डॉक्टर सीजे चावड़ा भारतीय जनता पार्टी के सामने ज्यादा टिक नहीं पाए और कांग्रेस के प्रत्याशी की हार हुई। मात्र अमित शाह के सामने उन्हें 26.29% वोट ही मिल पाए। यानी कि अमित शाह जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जब गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव अपना लड़ा था तो 5 लाख के वोटों के अंतराल के साथ एक प्रचंड जीत उन्होंने हासिल की थी। उन्होंने हराया था डॉक्टर सीजे चावड़ा को। वोटिंग प्रतिशत डॉक्टर सीजे चावड़ा का मात्र उनके सामने 26.29% रहा। श्वेता, बिल्कुल, और गढ़ बीजेपी का इस सीट को कहा जाता है। अगली सीट का रुख कर लेते हैं। अगली सीट है नवसारी लोकसभा सीट। चलिए यहां पर भी देख लेते हैं। देखिए 2 अहम चेहरे नजर आ रहे हैं। बीजेपी से सीआर पाटिल है तो कांग्रेस से नैशद देसाई यहां पर मैदान में है। नवसारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो ये राज्य गुजरात के 26 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, बेहद अहम है। 2008 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद ही इसे बनाया गया था। नवसारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र
क्षेत्र में 7 विधानसभा शामिल है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुसलमानों की यहाँ पर आबादी खासी है, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और इस सीट पर करीब 2 लाख से ज्यादा मुसलमान मतदाता है, जबकि करीब 15% वोटर कोली समाज से आते हैं। और इस लोकसभा सीट पर मतदाताओं का सबसे बड़ा तबका बाहरी वोटरों का है, यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र से आए यहाँ पर लोग हैं, जो वोटरों की संख्या लगभग 50% है। निर्णायक भूमिका है। लिंबायत, 84, गांडेवी, उधना, जालापुर, मजुरा और नवसारी विधानसभा सीट इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जालापुर से बीजेपी, नवसारी से बीजेपी, गांडवी से भी बीजेपी, लिंबायत से भी बीजेपी, उधना से बीजेपी, यानी किस तरह से गढ़ है बीजेपी का, लगातार जीत रही है। यहाँ के सभी विधानसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं तो मजुरा से भी बीजेपी और 84 से भी बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे में बेहद अहम ये सीट है। जयती, अब जरा 2014 और 19 के वोटिंग परसेंट भी इस सीट को लेकर बता दीजिए। बिल्कुल श्वेता, 2024 की बात तो आपने समझा दी, लेकिन वोटिंग पैटर्न समझते हैं। 2014 का वोटिंग पैटर्न देखते हैं। लोकसभा क्षेत्र नवसारी से तो 2014 में CR पाटिल जिन्होंने जीत दर्ज की थी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, और ऐसे में वोट प्रतिशत रहा था उस समय 2014 में 62.75%। ये प्रचंड जीत उन्होंने दर्ज की थी। और सिर्फ जो कांग्रेस के प्रत्याशी 2014 में थे, मकसूद मिर्जा, उन्हें उनके सामने 20.08% ही मतदान मिला था, यानी कि काफी बड़े अंतर के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी। CR पाटिल ने यहां पर मकसूद मिर्जा को बड़े अंतराल के, बड़े वोटों के अंतर से हराया और साथ ही साथ उस समय जो कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी गढ़ बनाने की, उसे खत्म भी किया था। आगे बढ़कर 2019 के वोटिंग पैटर्न को अगर नवसारी लोकसभा क्षेत्र से देखते हैं तो CR पाटिल एक बार फिर से जीत दर्ज की और ये तीसरी दफा होगा अगर वो जीतते हैं। 74.37% से उन्होंने जीत दर्ज की, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे। और इस बार उनके सामने कांग्रेस ने उतारा था धर्मेश भाई पटेल को। इन्होंने भी ज्यादा कुछ कमाल नहीं किया। पिछली बार 20% आंकड़ा था उनके सामने और आज इस बार 2019 की बात जब हम कर रहे हैं तो 21.64% सिर्फ और सिर्फ धर्मेश भाई पटेल को CR पाटिल के सामने वोट मिले थे और ये भी जीत का एक बड़ा अंतर रहा था। श्वेता, बिल्कुल जयती, अगली सीट है राजकोट लोकसभा सीट और इस सीट से प्रत्याशी मैदान पे कौन है जिनके लिए वोटिंग आज जारी है, नजर डाल लेते हैं। बीजेपी से पुरुषोत्तम रुपाला है तो कांग्रेस से परेश भाई धरानी इस मैदान में, चुनावी मैदान में लगातार उनके लिए वोट पड़ रहे हैं। राजकोट गुजरात के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक है, बेहद अहम है और यह अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी राजनीतिक सफर का आगाज राजकोट से हुआ था। जब 2001 में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद वो राजकोट सीट से उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और इस इलाके में पटेल वोट निर्णायक भूमिका में, ज्यादा संख्या कड़वा पटेलों की है और साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोली और बनिया वोट भी यहां से काफी मात्रा में है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला को मैदान में उतारा तो वही कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा दांव खेलते हुए अमरेली के ही रहने वाले परेश धाड़ानी को राजकोट में उतार दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेता पुरुषोत्तम रुपाला 2002 परेश धाड़ानी के सामने अमरेली में विधानसभा का चुनाव हारे थे और इसके बाद रुपाला ने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, लेकिन इस बार फिर 2024 में ये दोनों आमने सामने हैं। लेकिन आंकड़ा जरा वोटिंग परसेंट का देख लेते हैं 2014 और 19 का भी। बिल्कुल श्वेता, और राजकोट के आंकड़े को जब देखते हैं तो सबसे पहले 2014 के आंकड़े बता देते हैं दर्शकों को। 2014 में किस तरह की रुचि रही थी मतदाताओं की, तो जीत यहां पर मोहन भाई कुंदरिया ने दर्ज की थी। 52% वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के चेहरे ने यहां पर जीत दर्ज की और उनका नाम था मोहन भाई कुंवरिया। हार का सामना करना पड़ा कुंवर जी बावलिया को, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, और हार का सामना जब उन्होंने किया तो उनका वोटिंग फीसदी रहा 31.38%। ये तो बात हो गई 2014 के चुनावों की। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में राजकोट लोकसभा क्षेत्र से मोहन कुंडारिया जीतते हैं और 63.47% वोट उन्हें मिलते हैं। ललित भाई उनके सामने थे और ललित भाई जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, इन्हें 32.65% वोट उस समय मिल पाए, यानी कि साफ तौर पर 63.47% वोटों के साथ मोहन कुंडारिया ने यहां पर जीत दर्ज की। बिल्कुल जयती, और गुजरात की अगली अहम सीट है पोरबंदर सीट। इस सीट पर भी कैंडिडेट पर नजर डाल लेते हैं क्योंकि बेहद अहम सीट है, ये वीआईपी सीट में शुमार है और वो इसलिए भी क्योंकि मनसुख मांडविया बीजेपी से यहाँ पर कैंडिडेट है, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री है। वही कांग्रेस से ललित भाई वसोया को मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। महात्मा गांधी की जन्मस्थली से भाजपा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को उम्मीदवार यहाँ पर बनाया। हालांकि पेशे से वेटनरी डॉक्टर है मंडाविया, गुजरात से 2 बार के राज्यसभा सांसद भी हैं और इस सीट पर पाटीदार समुदाय का खासा प्रभाव हमेशा से देखा गया है और यही कारण है कि कांग्रेस ने पूर्व विधायक और पाटीदार नेता ललित वसोया को अपना उम्मीदवार बनाया। पाटीदार आरक्षण आंदोलन में सक्रिय रहे वसोया 2019 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इस बार देखना होगा कि कितना दिलचस्प यह मुकाबला है जहां लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रहे हैं।
जयती, अब 2014-19 का वोटिंग परसेंट क्या कहता है पोरबंदर का? बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा, क्योंकि महात्मा गांधी की जन्मस्थली। अब देख लेते हैं 2014 और 2019 का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है। मतदाताओं का रुझान कैसा था? 2014 में जीत दर्ज की थी हंसराज राजदिया ने 53.52% वोटों के साथ, और हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कंथल जडेजा को 25.31% वोटों के साथ। ये 2014 का आंकड़ा है पोरबंदर लोकसभा सीट से। इसके बाद में जीत दर्ज की कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से फूल खिला सीट पर रमेश धाड़ुक ने 59.36% वोटों के साथ जीत दर्ज की, और ललित वसोया को उन्होंने हराया 35.17% वोटों के साथ। यानी कि कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की ओर से दूसरी बार की गई थी वो भी यहां पर विफल साबित हुई। देखना ये जरूरी होगा कि 2024 में जो एक बार फिर से कोशिश की गई है श्वेता, कांग्रेस पार्टी की ओर से पोरबंदर में अपनी पैठ जमाने के लिए किस हद तक साबित होती है सही, क्योंकि अभी 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कमल इस सीट पर खिला। चलिए, मध्य प्रदेश के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां तीसरे चरण में 10 अहम सीटों पर वोटिंग जारी है और कुछ हॉट सीट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनपुरी सीट की। बेहद अहम सीट है, त्रिकोणीय मुकाबला, जहां बीजेपी से ठाकुर जयवीर सिंह यहां मैदान में है, सपा से डिंपल यादव है और बसपा से शिव प्रसाद यादव यहां पर कई टक्कर दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की विरासत के लिए उनकी बहू डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव मैदान में है। 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यहां से सांसद चुने गए थे और 2022 में उनकी मृत्यु के बाद उपचुनाव हुए, जिसमें डिंपल सांसद चुनी गई। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से 2 बार सांसद रह चुकी है डिंपल यादव, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुब्रत पाठक से वो हार गई थी। भाजपा ने डिंपल के सामने योगी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को उतारा है। जयवीर मैनपुरी सदर से विधायक है, वे कुल 3 बार विधायक हैं और 2 बार एमएलसी भी रह चुके हैं। 1999 से 2008 तक 3 बार जिला सहकारी बैंक फिरोजाबाद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इन दोनों के बीच ही कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। इस सीट पर वोटिंग परसेंट देख लेते 2014-19 की स्थिति क्या थी जयती? बिल्कुल श्वेता, मैनपुरी सीट के अगर हाल जाने उससे पहले ये समझना जरूरी होगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जो अब हमारे बीच में नहीं है, 2019 से उन्होंने चुनाव इस सीट पर लड़ा, जीते, एक बड़ा अनुभव उनका पार्टी के साथ। 2014 में वोटिंग प्रतिशत यहां पर मुलायम सिंह यादव जब लड़े तो उनके सामने शत्रुघ्न सिंह चौहान थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की समाजवादी पार्टी से 59.36% के साथ, 23.14% जो कि शत्रुघ्न सिंह चौहान का उस समय वोटिंग प्रतिशत था, उन्होंने हराया। ये 2014 का था वोटिंग प्रतिशत। उसके बाद में आगे बढ़कर अगर 2019 के वोटिंग पैटर्न को देखें तो एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव ने इस मैनपुरी लोकसभा सीट में जीत दर्ज की 53.75% वोटों के साथ। मुलायम सिंह यादव का गढ़ ये बन गया। इसके बाद में प्रेम सिंह शाक्य को उन्होंने हराया, हालांकि बहुत ज्यादा अंतराल नहीं था, 44.09% वोटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य, जिन्हें उन्होंने हराया। अब 2019 में उनकी विरासत को डिंपल यादव कितना आगे बढ़ा पाती हैं, किस तरह से पहुंच पाती हैं, क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला है। देखने वाली बात होगी कि कितनी सारी सभाएं जब की है, इतने सारे वादे जब किए हैं, कितना फर्क मतदाताओं पर पड़ता है श्वेता। बिल्कुल, और ये देखना भी दिलचस्प होगा। अगले अहम सीट का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अगली अहम सीट आगरा है। आगरा बेहद अहम सीट है और यहाँ पर कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी से एसपी सिंह बघेल यहाँ पर मैदान में है, सपा से सुरेश चंद्र करदम है, तो बसपा से पूजा अमरोही यहाँ पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है। आगरा लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल, जो कि मैदान में उन्हें उतारा है बीजेपी ने। बघेल ने अपने करियर की शुरुआत बतौर पुलिस सब इंस्पेक्टर की और इसके बाद वे आगरा कॉलेज में मिलिट्री साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने समाजवादी पार्टी से की और बसपा से होते हुए 2014 में भाजपा का हिस्सा बन गए। 4 बार सांसद और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने सीट के 30% दलित वोटर्स को साधने के लिए ही यहां पर सुरेश चंद्र करदम को मैदान में उतारा है और बता दें आपको, उसी समुदाय से वो भी आते हैं जिससे बसपा सुप्रीमो मायावती आती हैं। अब यहां हैरानी की बात यह रहेगी कि बड़ी संख्या में दलित वोटर होने के बाद भी बसपा का कोई भी उम्मीदवार आज तक यहां से जीत नहीं सका है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार भी क्या वैसी ही स्थिति होती है या नहीं। जयती, बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा, क्योंकि आगरा लोकसभा क्षेत्र में इनके वोटर्स का मिजाज अब तक समझने में मुश्किल सभी पार्टियों को हुई है। देख लेते हैं 2014 और 2019 का वोटिंग पैटर्न क्या रहा। 2014 में वोटिंग पैटर्न समझने की कोशिश करें तो राम शंकर कठेरिया, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने जीत दर्ज की थी 50.97% वोटों के साथ, और यहां पर नारायण सिंह सुमन को उन्होंने हराया 24.75% वोटों के साथ।
बावजूद इसके कि बड़ी संख्या में दलित वोटर्स हैं, लेकिन वहां पर अब तक कोई जीत कर नहीं पहुंचा। 2019 की अगर बात करें, अगर 2019 की समझने की कोशिश वोटिंग पैटर्न को करें तो एसपी सिंह बघेल ने जीत दर्ज की थी 56.48% वोटों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर उन्होंने हराया था मनोज कुमार सोनी को। मनोज कुमार सोनी को उनके सामने 38.01% वोट ही उस समय मिल पाए। ये था 2014 और 2019 का इस सीट का इतिहास। बिल्कुल, और अगली अहम सीट है बदायूं लोकसभा सीट। बेहद अहम सीट है। चलिए इस पर कैंडिडेट पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। बीजेपी से दुर्विजय सिंह शाक्य मैदान में है, सपा ने आदित्य यादव को मैदान में उतारा और बसपा से मुस्लिम खां मैदान में है। बदायूं सीट सामान्य सीट की श्रेणी में ही आती है और इस सीट पर रोचक मामला चल रहा है। 2019 में इस सीट पर बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था और इस बार सपा ने बदायूं सीट से पहले धर्मेंद्र यादव और फिर शिवपाल यादव और बाद में उनके बेटे आदित्य यादव को कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काट कर दुर्विजय शाक्य को यहां से कैंडिडेट बनाया। बसपा ने मुस्लिम खान को उतारकर मुस्लिम कार्ड यहां पर खेल दिया और इसलिए इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। जयदीप, बिल्कुल श्वेता, देख लेते हैं 2014 और 2019 का क्या यहाँ पर इतिहास रहा, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। चलिए देखते हैं 2014 का बदायूं लोकसभा क्षेत्र का इतिहास। धर्मेंद्र यादव जिन्होंने जीत दर्ज की थी 46.1% वोट के साथ। बागेश पाठक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2014 में थे, जिन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा 30.71% वोटों के साथ। आगे बढ़कर 2019 के इतिहास को देखते हैं इस सीट पर। तो 2019 में संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस सीट से जीत दर्ज की 2019 में 47.3% वोटों के साथ और उन्होंने हराया था धर्मेंद्र यादव को, जिनके उस समय वोट प्रतिशत रहा 45.59% वोट प्रतिशत। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर है। देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा कि इस बार इस लोकसभा सीट पर किसे कुर्सी हासिल होती है। बिल्कुल जयती, और अहम सीट फिरोजाबाद भी है उत्तर प्रदेश की, जहां पर आज वोटिंग हो रही है। चलिए एक बार कैंडिडेट पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में अहम ये 3 चेहरे नजर आ रहे हैं, जहां ठाकुर विश्वदीप सिंह है, अक्षय यादव है और चौधरी वसीर भी यहां पर मैदान में। एक वक्त फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव के परिवार का हमेशा दबदबा रहा, पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने ये गढ़ ढहा दिया। तब बीजेपी के चंद्रसेन जादौन को यहां से जीत मिली थी। सपा ने इस बार परिवार रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को मैदान में उतारा है। भाजपा ने चंद्रसेन जादौन का टिकट काटकर यहां से विश्वदीप सिंह को प्रत्याशी बनाया और बसपा ने यहां से चौधरी बशीर को मैदान में उतारा है। जयदीप, बिल्कुल श्वेता, फिरोजाबाद के इतिहास को जान लेते हैं, क्योंकि इस बार यहाँ पर फिर से त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है बीती लोकसभा सीट की तरह। और 2014 के अगर वोटिंग इतिहास को देखें तो अक्षय यादव ने 2014 में जीत दर्ज की थी और वहां पर उनका जो वोटिंग फीसदी रहा था वो था 49.69% वोट। ये 49.69% वोटों के साथ अक्षय यादव यहां से जीते, सांसद बने। इसके बाद हार का सामना उनके सामने एसपी सिंह बघेल ने उस समय किया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस सीट से वो पिछली बार थे फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र से 2014 में। इसके बाद 2019 में जब हम बढ़ते हैं तो 2019 में देखते हैं डॉक्टर चंद्रसेन जादौन, जिनकी जीत हुई थी 46.09% वोटों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और हार का सामना करना पड़ा था अक्षय यादव को। अक्षय यादव का जो हार का प्रतिशत था वो लगभग यहाँ पर 46 से बहुत कम अंतराल के साथ लगभग 3 से 4% वोटों के अंतर में उनके हार की सामना उन्हें करना पड़ा था। अक्षय यादव का वोटिंग प्रतिशत उस समय था 43.41% वोट के साथ वो हार गए थे। इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखना रोचक होगा। श्वेता, चलिए अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक भी बेहद अहम राज्य, बाकी बची 14 सीटों पर आज वोटिंग जारी है। सबसे पहले बात करते हैं हावेरी सीट की। बसवराज मुंबई यहां से बीजेपी के कैंडिडेट है, तो कांग्रेस से आनंद स्वामी गद्दादेव मर्थ यहां से मैदान में है। भाजपा ने हावेरी सीट से लिंगायत नेता बसवराज बोम्मई को मैदान में उतारा है। जनता दल से राजनीति की शुरुआत करने वाले बसवराज 2008 में भाजपा में शामिल हुए थे और उसी साल शिंगांव सीट से विधायक चुने गए और येदियुरप्पा सरकार में मंत्री रहे। वे बीएस येदियुरप्पा के करीबी हैं और उनके बाद दूसरे बड़े लिंगायत नेता है। कांग्रेस ने इधर मुंबई के सामने आनंद स्वामी को उतारा है। वे राजनीति का बहुत चर्चित चेहरा नहीं है, हालांकि ये उनका पहला चुनाव नहीं है। इससे पहले लड़े दोनों चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जयती, वोटिंग परसेंट। बिल्कुल श्वेता, 2014 और 2019 का हावेरी लोकसभा क्षेत्र से वोटिंग परसेंट देख लेते हैं। सबसे पहले 2014 में
क्या वोटिंग परसेंट रहा इस लोकसभा क्षेत्र का वो देखते हैं। तो शिव कुमार चन्नबसप्पा ने यहां से जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई 44.75% वोटों के साथ, और कांग्रेस पार्टी के सलीम अहमद को उन्होंने हराया 37.83% वोटों के साथ। आगे बढ़कर अगले लोकसभा चुनाव 2019 पर अगर नजर डालें तो शिव कुमार चन्नबसप्पा को 53.97% वोटों के साथ जीत दर्ज हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई और हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस के प्रत्याशी DR पाटिल को 42.85% वोट्स के साथ। बिल्कुल, और इस लिहाज से भी ये बेहद अहम सीट है। देखना होगा कि टक्कर कितनी जबरदस्त रहती है। लेकिन चलिए कर्नाटक की अगली सीट का रुख कर लेते हैं और यह सीट है बेलगाम सीट। अब बेलगाम सीट पे कैंडिडेट पर सबसे पहले नजर डालते हैं। देखिए, बीजेपी से जगदीश शेट्टार यहां पर मैदान में है, तो कांग्रेस से मृणाल हेब्बलकर उन्हें यहां पर टक्कर दे रहे हैं। भाजपा ने बेलगाम सीट से कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे जगदीश शेट्टार को उम्मीदवार बनाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू करने वाले शेट्टार संघ से भी जुड़े रहे हैं। हालांकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में टिकट न दिए जाने पर नाराज होकर वो कांग्रेस में चले गए और चुनाव भी लड़ा। हारने के बाद दोबारा भाजपा में आ गए। इस सीट पर 2004 से ही भाजपा का कब्जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो इस सीट पर मृणाल हेब्बलकर को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर के बेटे हैं और पिछले 7-8 साल से पार्टी में सक्रिय हैं। लक्ष्मी बेलगाम ग्रामीण सीट से विधायक भी हैं। दिलचस्प मुकाबला। वोटिंग परसेंट पर नजर डालते हैं। बिल्कुल श्वेता, 2014 का सबसे पहले वोटिंग प्रतिशत देख लेते हैं। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र से 2014 में सुरेश चन्नबसप्पा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने 46% वोटों के साथ जीत दर्ज की और हार का सामना करना पड़ा लक्ष्मी हेब्बलकर को 39.71% वोटों के साथ। आगे बढ़कर 2019 का वोटिंग प्रतिशत देखते हैं। सुरेश चन्नबसप्पा ने एक बार फिर से जीत दर्ज की 63.22% वोटों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने कांग्रेस पार्टी के विरूपाक्षी साधुनावार को हार का सामना करना पड़ा 30.67% वोटों के साथ। 2014 और 2019 का ये इतिहास सीट का। बिल्कुल, कर्नाटक की अहम सीट है धारवाड़ सीट। चलिए इस पर भी कैंडिडेट पर एक नजर डालें तो उसके बाद इस पर बात करते हैं। देखिए, यहां से बीजेपी ने प्रहलाद जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस से विनोद आसूती हैं जो प्रहलाद जोशी को इस सीट से टक्कर दे रहे हैं। अब इस सीट की बात करें तो 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई सीट पर भाजपा के प्रहलाद जोशी लगातार जीतते आ रहे हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री जोशी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनके पास कोयला मंत्रालय की भी बेहद अहम जिम्मेदारी है। वही कांग्रेस ने उनके सामने विनोद आसूती को उतारा है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए कितना दिलचस्प होगा, एक जो लगातार इस सीट से जीत कर आ रहे हैं और दूसरे कैंडिडेट वो जो पहली बार मैदान में है। जयती। बिल्कुल श्वेता, धारवाड़ सीट पर अनुभव वर्सेस फ्रेशनेस इस बार है। 2014 का वोटिंग प्रतिशत क्या रहा वो सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं। प्रहलाद जोशी लगातार जीतते आ रहे हैं। 2014 में जब उन्होंने जीत दर्ज की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर तो 44.94% वोट प्रतिशत उनका रहा। 2014 में विनय कुलकर्णी जिनकी हार हुई थी 35.58% वोटों के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। आगे बढ़कर 2019 के अगर वोटिंग प्रतिशत को देखते हैं तो प्रहलाद जोशी की एक बार फिर से जीत 2019 में, और यहां पर 56.43% वोटों के साथ प्रहलाद जोशी ने जीत दर्ज की। विनय कुलकर्णी को एक बार फिर से कांग्रेस ने उतारा, लेकिन 39.54% वोटों के साथ एक बार फिर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, कर्नाटक की एक और अहम सीट है जिस पर वोटिंग जारी है और ये सीट है शिमोगा लोकसभा सीट। चलिए इस पर सबसे पहले कैंडिडेट पर नजर डालते हैं। बीजेपी से BY राघवेंद्र मैदान में है और उनके सामने गीता शिव कुमार है। देखिए, BY राघवेंद्र की बात करें तो 2009 से लोकसभा के सदस्य हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे YS येदियुरप्पा के बेटे हैं BY राघवेंद्र, जो कि इस बार इस सीट से कैंडिडेट है बीजेपी की। कांग्रेस की बात करते हैं, गीता शिव कुमार मशहूर एक्टर शिवराज कुमार की पत्नी हैं और कांग्रेस नेता है। इस बार लोकसभा के लिए मैदान में है गीता शिव कुमार और दोनों के बीच में इस अहम सीट पर टक्कर देखने को मिल रही है। देखना होगा कि आखिर कौन जनता के दिल में, वोटर के दिल में जगह बना पाता है और जीत दर्ज कर पाता है। जयती, वोटिंग परसेंट। बिल्कुल, शिमोगा लोकसभा क्षेत्र का 2014 का सबसे पहले वोटिंग परसेंट देख लेते हैं। तो 2014 में जीत दर्ज की BS येदियुरप्पा ने भारतीय जनता पार्टी से 47.23% वोटों के साथ, और मंजुनाथ भंडारी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे 18.92% वोटों के साथ उन्होंने हार का सामना किया मंजुनाथ भंडारी ने। आगे बढ़कर 2019 में अगर वोटिंग प्रतिशत देखें तो BY राघवेंद्र ने जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 56.86% वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की और उन्होंने हराया मधु बांगरप्पा को जिनका वोटिंग प्रतिशत था 39.46%।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज जिस तरह से 93 अहम सीटों पर वोटिंग जारी है और राज्यवार कुछ हॉट सीट पर नजर डाल रहे थे, और चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा सीट बेहद अहम है। देखिए यहाँ कोरबा सीट जहां पर बीजेपी से सरोज पांडे कैंडिडेट है तो ज्योत्सना महंत कांग्रेस से कैंडिडेट है। सरोज पांडे तीसरी बार लोकसभा चुनाव के लिए टिकट उन्हें मिला है। 2009 में दुर्ग से पहली बार लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था। इधर कांग्रेस कैंडिडेट की बात करें, ज्योत्सना महंत कोरबा की मौजूदा सांसद हैं और दूसरी बार चुनावी मैदान में है। दो महिलाओं के बीच दिलचस्प मुकाबला कोरबा सीट पर। जयती कोरबा सीट का 2014 और 2019 का वोटिंग प्रतिशत जान लेते हैं। तो 2014 का सबसे पहले वोटिंग प्रतिशत जानते हैं इस कोरबा लोकसभा सीट का। 2014 में कोरबा लोकसभा सीट से डॉक्टर बंशीलाल महतो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 38.61% वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की। तो वहीं चरणदास महंत भारतीय जनता पार्टी के सामने हार गए। कांग्रेस के प्रत्याशी 38.24% वोट उनके रहे। आगे बढ़कर 2019 के वोटिंग प्रतिशत और इतिहास को अगर देखें तो ज्योत्सना चरणदास महंत भारतीय जनता पार्टी को हराती हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी जिन्होंने 46.03% वोटों के साथ जीत दर्ज की और उस समय हराया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्योतिनंद दुबे को, जिनके वोट प्रतिशत उस समय रहे 43.72%। बिल्कुल जयती, और कोरबा के बाद एक और हॉट सीट है छत्तीसगढ़ की, वो है दुर्ग लोकसभा सीट। चलिए इस पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी से यहां विजय बघेल मैदान में है तो वहीं कांग्रेस से राजेंद्र साहू है जो उन्हें टक्कर दे रहे हैं। देखिए विजय बघेल की बात करें तो लगातार दूसरी बार भाजपा ने दुर्ग से इन्हें टिकट दिया और पहली बार 2019 में ही ये सांसद बने थे। राजेंद्र साहू जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिला सहकारी बैंक दुर्ग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस बार दुर्ग से चुनावी मैदान में है। जयती चलिए सबसे पहले देखते हैं दुर्ग में 2014 का क्या फीसदी रहा था वोटिंग फीसदी। तो ताम्रध्वज साहू ने जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे 41% वोटों के साथ में जीत दर्ज की और सरोज पांडे को, जो कि दुर्ग से उस समय प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी की, 39.79% वोट प्रतिशत हार उनकी हुई थी। 2019 में क्या रहा इतिहास वो भी जान लेते हैं। विजय बघेल भारतीय जनता पार्टी से जीते थे 61.02% वोटों के साथ और प्रतिमा चंद्राकर की कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थी 32.86% वोटों के साथ उनकी यहां पर हार हुई। अब गोवा की बात कर लेते हैं। अहम सीट है गोवा की उत्तर गोवा और यहां पर कैंडिडेट देखिए, बीजेपी से श्रीपद नायक यहां पर मैदान में है तो कांग्रेस से रमाकांत खलप है जो कि उन्हें टक्कर दे रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक उत्तर गोवा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। लगातार 5 बार से ये सीट जीतते आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे रमाकांत खलप को उम्मीदवार बनाया है। ये 6 बार विधायक रहे हैं। 1996 में सांसद चुने जाने के बाद केंद्रीय विधि राज्य मंत्री भी रहे और इसलिए इस सीट पर मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। जयदीप चलिए सबसे पहले देखते हैं 2014 में क्या इतिहास रहा इस सीट पर। तो 2014 के इतिहास को जब देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जिनकी जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी के श्रीपद नायक की जीत हुई थी 2014 में 55.5% वोटों के साथ और रवि नायक कांग्रेस के प्रत्याशी को उन्होंने हराया था जिनका वोट प्रतिशत था 30.87% वोट। 2019 का वोटिंग प्रतिशत देख लेते हैं। 2019 में श्रीपद नायक ने एक बार फिर से जीत दर्ज की 57.12% वोट के साथ और उनके सामने हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गिरीश चोडनकर को, जिन्हें मिले थे 38.4% वोट इस लोकसभा सीट से। बिल्कुल, ये गोवा उत्तर की बात हुई। चलिए गोवा दक्षिण पर भी नजर डाल लेते हैं। अहम सीट है ये गोवा की गोवा दक्षिण। यहाँ पर बीजेपी से पल्लवी डेम्पो उम्मीदवार है और कांग्रेस से विरियाटो फर्नांडिस यहाँ पर मैदान में है। दक्षिणी गोवा सीट पर सत्तारूढ़ दल की प्रत्याशी उद्यमी पल्लवी डेम्पो की टक्कर कांग्रेस उम्मीदवार और नौसैनिक से राजनेता बने विरियाटो फर्नांडिस से है। दक्षिण गोवा लोकसभा सीट पर वर्तमान में कांग्रेस के फ्रांसिस्को सरदिन्हा का कब्जा है और दक्षिण गोवा लोकसभा सीट पर 8 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है। जयदीप ठीक है, गोवा दक्षिण लोकसभा सीट का जब आपने जिक्र किया है तो सबसे पहले देखते हैं 2014 में क्या इतिहास रहा। सबसे पहले बात करते हैं जिनकी जीत हुई कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र केशव सावईकर की जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिन्हें 46.82% वोट मिले और कांग्रेस पार्टी के एलेस्को रेजिनाल्डो लोरंको को उन्होंने हराया था 39.2% वोट उनके थे। ये कांग्रेस के प्रत्याशी। 2019 का इतिहास जान लेते हैं इस सीट का। 2019 में क्रॉम्बे फ्रांसिस्को कैटानो जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी जीत हुई थी 47.47% वोटों के साथ और भारतीय जनता पार्टी की बाजी उन्होंने पलटी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2019 में नरेंद्र केशव सावईकर जो 2014 में जीते हुए थे, उन्हें 2019 में हराया। उनका वोटिंग प्रतिशत रहा 45.18% वोट।
बिल्कुल जयती, और इस बार दोनों ही पार्टियों ने नए कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जयती इस वोटिंग पर्सन के लिए, क्योंकि ये भी जानना अहम है कि ये जो हॉट सीट है, ये अहम सीट है। इस बार तो टक्कर में नजर आते हैं, लेकिन 14 और 19 में आखिर क्या वोटिंग पर्सन था, उस लिहाज से इस बार कितना अंतर होना या फिर कितनी उम्मीद लगाई जा सकती है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।